वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन एचपी क्लासेस। आज हम एचपी टैट नॉन मेडिकल के दिसंबर नॉन मेडिकल के दिसंबर 2023 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें भी हम कौन सा सेक्शन करेंगे? उसमें हम फिजिक्स सेक्शन करेंगे। क्या करेंगे? उसका फिजिक्स सेक्शन, जो आज तक का सबसे टफेस्ट पेपर माना सकता है फिजिक्स का। सारा ही पेपर जो था वो एप्लीकेशन बेस्ड था। तो हम समझेंगे, हर एक क्वेश्चन को डीपली स्टडी करेंगे और हर क्वेश्चन को समझेंगे। उसके 4 ऑप्शन से भी हम क्वेश्चन निकालने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आया हुआ है कि साउंड सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रैवल किस में करती है? तो साउंड जो होती है वो सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है सॉलिड में। किस में करती है? सॉलिड में। अब हमें साउंड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करने चाहिए। ठीक है, साउंड की स्पीड कितनी होती है? आपको पेपर में आएगा व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड। आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। एयर में कितनी होती है? ये होती है 332 मीटर पर सेकेंड। दूसरा आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम। तो वैक्यूम, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है। जब मीडियम नहीं होगा तो ट्रैवल नहीं हो पाएगी, यानी कि यहाँ पे होगी 0 मीटर पर सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरा आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन साउंड। तो याद रखना, जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इसका डायरेक्ट रिलेशन होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो साउंड भी बढ़ती है। आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ अगर गर्मियों में साउंड ज़्यादा होती है कि ठंड में ज़्यादा होती है? तो याद रखना गर्मियों में, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से साउंड भी बढ़ती है। दूसरा क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर का क्या इफेक्ट होता है? तो याद रखना मॉइस्चर बढ़ने से क्या होता है? स्पीड ऑफ साउंड नहीं, साउंड भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तीसरा क्वेश्चन आता है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ये भी बहुत बार आया है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या होता है? प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये पेपर में बहुत बार आया है। प्रेशर को आप जितना मर्जी बढ़ा लो, प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो पहला क्वेश्चन व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर? दैट इज 332 मीटर पर सेकेंड। दूसरा आएगा स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। तीसरा आएगा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑफ साउंड? दैट इज टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो साउंड भी बढ़ेगी और टेम्परेचर को कम करेंगे तो साउंड भी कम होगी। दूसरा मॉइस्चर, अगर एयर में मॉइस्चर ज़्यादा होगा तो साउंड ज़्यादा क्लियर होगी, अगर मॉइस्चर कम होगा तो साउंड इतनी क्लियर नहीं होगी। प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये भी बहुत बार आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज 1 किलो। देखो 1 किलो होता क्या है? 1 किलो जो होता है वो होता है 10⁻³ हम क्या ले लेते हैं कि किलोग्राम, किलोमीटर, तो वो क्या है एक पर्टिकुलर डिफाइन कर दिया कि मीटर है, सेंटीमीटर है, वो क्या हो गया? वो मास का यूनिट हो गया। अगर किलोग्राम लिखा होता तो मास का होता, किलोमीटर लिखा तो डिस्टेंस का होता। तो किलो मास का यूनिट होता नहीं है, लेंथ का भी नहीं होता है। ये परफिक्स होता है। ये क्या होता है? परफिक्स होता है। क्या होता है? परफिक्स। जैसे आपको पूछ लेता है कि 10⁻⁻9 कितना क्या होता है? ये नैनो का प्रीफिक्स होता है। क्या होता है? नैनो का प्रीफिक्स होता है। तो ऐसे भी कई बार पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि आपको क्वेश्चन आएगा 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻9 मीटर के बराबर होता है। अब इसमें चेंज क्या करता है वो? कई बार वो सेंटीमीटर में पूछ लेता है। तो सेंटीमीटर में पूछ रहा है तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है। 10⁻, 1 मीटर में कितने होते हैं?
100 सेंटीमीटर तो 10 की पावर 2 कर दो। अगर सेंटीमीटर में पूछा है तो वो क्या होगा 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। ऐसे पूछ लेते हैं। फिर पूछ लेगा 1 माइक्रो किसके बराबर होता है, तो 1 माइक्रो जो होता है वो 10⁻⁻6 होता है। जैसे आपको पूछ सकता है कि गीगा कितना होता है, तो गीगा जो होता है वो होता है 10 की पावर 6। कितना होता है 10 की पावर 6। वैसे आपको पूछ लिया कि ज़्यादातर जो पेपर में आते हैं वो 1 फर्मी किसके बराबर होता है, ये भी पेपर में आता है। 1 फर्मी जो होता है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है। ठीक है, 1 फर्मी कितना होता है 10⁻⁻15 होता है। आगे आपको क्वेश्चन आता है कई बार गीगा मेगा। ठीक है, आगे आ जाता है आपको मेगा। मेगा क्या होता है, मेगा होता है 10⁻6। यहाँ गलत हो गया, जो हमारा गीगा होता है वो होता है 10⁻9। गीगा जो होता है वो 10⁻9 होता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए, प्रीफिक्स आपको पेपर में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है 1 लाइट ईयर किसके बराबर होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 1 लाइट ईयर जो होता है वो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि लाइट ईयर किसका यूनिट होता है, जब मीटर लिखा यानी कि किसका यूनिट हुआ, ये डिस्टेंस का यूनिट होता है। इसी की तरह एक होता है पर सेक, एक आता है हमें पर सेक क्या होता है। ठीक है, तो 1 पर सेक किसके बराबर होता है, वो होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। कितना होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। अगला क्वेश्चन आपको क्या आता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस, आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन, तो वो किसके बराबर होता है इन लाइट ईयर। अगर लाइट ईयर में पूछता है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो वो होता है 1.581 इंटू 10⁻⁻5 लाइट ईयर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा आपको आ जाता है यहाँ 1 पर सेक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्या है डिस्टेंस का यूनिट है। लाइट ईयर भी किसका यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है। तीसरा आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि 1 पर सेक कितने लाइट ईयर के बराबर होता है। आपको क्वेश्चन आ सकता है 1 पर सेक कितने लाइट ईयर के बराबर होता है, तो 1 पर सेक जो होता है कितने लाइट ईयर के बराबर होता है, वो होता है 3.26 लाइट ईयर। ये भी आपको पूछ सकता है। अब देखो 3 इंटू 10⁻⁻ मीटर पर सेक किसी की यूनिट नहीं होती, लेकिन मीटर पर सेकंड दिया होता है, ऐसे ऊपर दिया हुआ है। तो ये किसकी है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। देखो ये हो जैसे ऊपर दी हुई है, ये मीटर में दिया है तब सही है, यहाँ मीटर पर सेकंड में दिया तो ये क्या बन गई वेलोसिटी। तो इसका आंसर क्या होगा ये वाला। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, एक एनिमल है उसको टाइड किया गया है 7 मीटर एक लंबे रोप के साथ, और उसने क्या किया एक सेमी सर्कल ले लिया है। तो बोला है अपने डिस्टेंस निकालिए और डिस्प्लेसमेंट निकालिए। देखो जैसे फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं एक है, जैसे रुकिए 1 मिनट, जैसे ये आ गया आपका सर्कल। ठीक है, जैसे मान लो ये आ गया आपका सर्कल है। अब ये सर्कल तो पूरा बना लिया, मान लो हमने ये पूरा ही मान लिया हमने। ठीक है, अब ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, ठीक है, अब ये सर्कल है, ठीक है, अब सर्कल है। सर्कल में क्या दिया है इन्होंने कि मान लेते हैं हमने सर्कल में हमें दिया गया है कि यहाँ पर एक खूंटा लिया और उसको एक रोप की लंबाई दी थी 7 मीटर, बोला है 7 मीटर है। तो बोला इसने क्या किया हाफ सर्कल पूरा किया, यानी कि यहाँ तक पहुँचा। तो बोला डिस्प्लेसमेंट निकालो। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, अब यहां से वो यहां तक पहुंच गया, मान लो एक पॉइंट ए है, यहां से बी पहुंच गया, तो डिस्टेंस कितना, अगर डिस्प्लेस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हुआ 7 और 7, तो कितना आ गया यहां पर
अगर आपको पूछा होगा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 14 मीटर। और अगर आपको पूछा होगा डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इसने कितना कवर किया है, तो हमें पता है कि हम इस पूरे सर्कल का अगर हम पैरीमीटर या फिर हम बोलते हैं परिधि निकाल ले तो वो किसके बराबर होती है 2 पाई आर। लेकिन ये हाफ सर्कल लिया है इसने, तो हाफ सर्कल हुआ तो 2 पाई आर का भी क्या कर दो, हाफ कर दो, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया पाई आर। तो डिस्टेंस जो होता है वो पाई आर के बराबर होगा जब सेमी सर्कल होगा। तो कितने के बराबर आ गया 22/7 × 7। तो डिस्टेंस कितना आ गया 22 मीटर, और आपको डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई 14 मीटर। क्लियर होगी बात। अगर मान लो यही चीज आपको फुल सर्कल में आई होती, अगर यही क्वेश्चन आपको फुल सर्कल में आया होता तो कैसे करना था। अब देखो, अगर कोई इंसान उसी पॉइंट पे वापस आ जाए जहां से चला होता है तो डिस्प्लेसमेंट होता है 0। अगर ये फुल सर्कल में होता, अगर ये क्वेश्चन फुल सर्कल में होता तो डिस्प्लेसमेंट कितनी आनी थी, डिस्प्लेसमेंट आनी थी, लिखा नहीं जा रहा है, रुको, डिस्प्लेसमेंट आनी थी, डिस्प्लेसमेंट आनी थी, कितनी आनी थी 0 आएगी। जब हम किसी पॉइंट से चल के उसी पॉइंट पे आ जाए, मान लो हमने पूरा सर्कल लगा लिया, यहाँ से घूम फिर के यहाँ पहुँच गए, तो क्या होना था डिस्प्लेसमेंट 0 हो जानी थी। अब डिस्प्लेसमेंट की जगह अगर आपको डिस्टेंस पूछा था तो डिस्टेंस कितना आना था 2 पाई आर, तो 2 इंटू कितना आ जाना था 22/7 × 7। 7 से 7 कैसे हो जाता, कितना आना था 44 मीटर। क्लियर होगी बात। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटीज होता है, और जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। क्या होता है स्केलर क्वांटिटी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। विच आर फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्रोडिक्ट विच हैव मैक्सिमम यूनिफॉर्म स्पीड। तो याद रखना, जब भी आपको पूछा हो मैक्सिमम यूनिफॉर्म स्पीड, तो हमने क्या निकालना होता है, हमें इसमें आपको स्लोप निकालनी पड़ती है। जैसे ये दिया हुआ है, देखो स्लोप हमेशा एक्स एक्सिस से निकलती है, जो जिसकी ज़्यादा स्लोप होगी वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा स्पीड होगी। अब ये बाई एक्सिस के थ्रू है तो यहाँ पर स्लोप हम निकालेंगे नहीं, इसकी स्लोप निकलेगी नहीं। अब बच गया 2 केस, एक बच गया हमारा कार का, एक बच गया बाइक, एक कार का एक मैन का। ठीक है, या तो कार की स्पीड ज़्यादा होगी या तो बाइक की स्पीड होगी। तो याद रखना, जैसे मान लो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है। तो जैसे मान लो ये एंगल बना रहा है 60 डिग्री, और ये मान लो यहाँ पर कितना बना रहा है 45 डिग्री। मान लेते हैं 60 नहीं, ये मान लेते हैं, ये मान रहा है 70 डिग्री बना रहा है। तो जितना ज़्यादा एंगल बढ़ेगा, जितना ज़्यादा एंगल बढ़ेगा यानी कि स्लोप बढ़ेगी, जितने ज़्यादा स्लोप बढ़ेगी उतनी ज़्यादा क्या करेगी यूनिफॉर्म स्पीड भी बढ़ जाएगी। तो सबसे ज़्यादा यूनिफॉर्म स्पीड देखो, यहाँ पर एंगल मान लो छोटा होगा, यहाँ जैसे आगे जाते हैं तो एंगल क्या हो जाता है बढ़ जाता है। तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होगी फिर मैन की होगी। किसकी होगी मैन की होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। क्लियर होगी बात। आपको क्वेश्चन आता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या आता है, आपको पेपर में आएगा स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देता है। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर आप टाइम से डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है वेलोसिटी। क्या देता है वेलोसिटी देता है। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है, बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट। ठीक है, किसी हाइट से हम किसी बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं, किसी बॉडी को किसी हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं हम। ठीक है, तो बोला कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन 4th और 3rd सेकेंड। 4th और 3rd सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो आपको पता है एस nth का फार्मूला क्या होता है, एस nth का फार्मूला होता है u + a/2 × 2n-1। अब जब हम किसी चीज़ को हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं यानी कि उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0। तो पहला कितना सेकंड दिया हुआ है आपको 4 सेकंड, तो 4 सेकंड की ले लो। तो u तो 0 हो गया, इसको रहने देते हैं, a/2 × 2 × 4 -1 कर लेते हैं। वैसे हम क्या करेंगे s3 ले लेंगे, तो किसके बराबर आएगा a/2 × 2 × 3 -1। अब इसकी रेशियो बोली हुई है, दोनों को डिवाइड कर दो, s4 / s3 कर दो,
तो इसके बराबर आ जाए A/2 इंटू 4 × 8 - 1 डिवाइड बाई A/2 इंटू 3 × 1 6 - 1। तो इससे ये कट गया, 8 में से 1 गया 7 और नीचे कितना आ गया 5। तो रेशो क्या आ गई 7:5। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। थर्ड लॉ बोला है, वो कौन सा लॉ। थर्ड लॉ में लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। क्या होता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। क्या होता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है आपको, मास किसके में कंजर्व होता है। तो मास को याद रखना, अगर आपको मास का कंसेप्ट आया तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में होता है, बाकी कहीं नहीं होता है। एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व होता है, जब कोई चीज एक सर्कल में घूम रही होती है, ठीक है, सर्कुलर मोशन में होता है। जैसे आपको क्वेश्चन पूछ लेगा कि व्हेन अर्थ इज मूविंग अराउंड अ सन, तो वहां पर क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। ये पेपर में बहुत बार आता है, ठीक है। लीनियर मोमेंटम में आपको आ सकता है रॉकेट रिपल्शन, ये बहुत बार आता है। रॉकेट रिपल्शन में क्या होता है, ये भी थर्ड लॉ लगता है और उसमें क्या होता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। तीसरा क्वेश्चन आता है जेट प्लेन में क्या होता है, तो जेट प्लेन में भी लीनियर मोमेंटम ही कंजर्व होता है। जेट प्लेन में भी लीनियर मोमेंटम ही कंजर्व होता है। क्लियर होगी बात। एनर्जी किस में कंजर्व होती है, तो आपको याद रखना किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है, उसमें क्या होता है, उसमें चार्ज कंजर्व होता है। और अगर आपको पूछे सेकंड लॉ में क्या कंजर्व होता है, तो सेकंड लॉ में एनर्जी कंजर्व होती है। क्या होता है, एनर्जी। पहले में चार्ज, दूसरे में एनर्जी। किरचॉफ के सेकंड लॉ में एनर्जी कंजर्व होती है, पहले में क्या होता है, चार्ज कंजर्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आपको क्वेश्चन आया है, एक एक्स दिया हुआ है आपको एलिमेंट, और यहां दिया है वेलोसिटी, यहां दिया है मास और यहां दिया है टाइम। अब आप खुद देखिए, एक्स एलिमेंट दिया है, मास को ऐसे रहने दीजिए, वेलोसिटी पर यूनिट टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो एक्स किसके बराबर आ गया, मास इंटू वेलोसिटी इंटू एक्सेलरेशन क्या हो गया ये। तो ये कौन सी क्वांटिटी होती है, इसका मास होता है एक्सेलरेशन। तो न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है F = ma। क्या बोलता है, F × ma। अब यहां से क्वेश्चन और क्या आ सकता है, आपको क्वेश्चन आएगा ऐसा कौन सा, दो क्वेश्चन होते हैं, याद रखना कि न्यूटन का कौन सा लॉ जो है वो, एक आता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव। आपको पूछेगा क्वालिटेटिव व्यू कौन देता है, तो क्वालिटेटिव व्यू जो देता है वो फर्स्ट लॉ देता है, और दूसरा पूछता है क्वांटिटेटिव जो बताता है वो सेकंड लॉ बताता है, ठीक है। क्योंकि F इसके बराबर होता है M में, जो है वो कौन बताता है, वो सेकंड लॉ बताता है, सेकंड लॉ से पता लगता है। क्लियर होगी बात, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आगे पूछा है अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg। एक ब्लॉक है जिसका मास, जैसे मान लेते हैं ये ब्लॉक दिया हुआ है, उसका मास कितना है 2 kg है। आगे क्या दिया हुआ है, और उसकी वेलोसिटी दी है 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी दी है 10 मीटर पर सेकंड, लिख लो वेलोसिटी कितनी दी है 10 मीटर पर सेकंड। आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर मूव कर रही है, और उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब म्यू दिया है। म्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, म्यू दिया है 0.4। म्यू दिया है 0.4। फिर क्या बोला है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए ब्लॉक बिफोर कमिंग टू रेस्ट, यानी कि रेस्ट में आने से पहले कितना डिस्टेंस कवर किया है उसने, ये बोला हुआ है कि, यानी कि हमें क्या निकालना है, एस निकालना है, ठीक है। अब रेस्ट में आने से पहले यानी कि फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0, एस आपको निकालने को बोला है। तो सबसे पहले देखिए, जब कोई बॉडी का मास होता है तो उसको, इसका एक नॉर्मल एक्स होता है, बोल मान लेते हैं आर, और नीचे को क्या वेट काम करता है, नीचे को काम करता है हमारा वेट, ठीक है। तो वेट किसके बराबर होता है, mg के बराबर। अब मास कितना दिया है हमें, ठीक है 2 kg। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है 10, तो मान लिया हमने 20। अब ये वेट किसके बराबर होगा, नॉर्मल एक्शन, तो r किसके बराबर आ गया 20। अब हमें पता है F = किसके बराबर होता है, म्यू इंटू आर के बराबर होता है। F निकालना पड़ेगा, तो म्यू कितना हुआ, यहाँ पर म्यू दिया हुआ है 0.4 इंटू क्या कर दो आप 20 कर दो, कितना आ गया 4/10 इंटू 20 कर दो, तो 0 से 0 कैंसिल हो, कितना आ गया 4 से आ गए 8।
अब देखो, जब हम किसी चीज़ को रोकते हैं तो जो एक्सेलरेशन लगता है उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। तो हमें पता है एफ किसके बराबर होता है वैसे, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो हमें चाहिए यहाँ पर देखो मास, ठीक है, मास हमें निकालना पड़ेगा। अब देखो कैसे करेंगे, अब देखते हैं कैसे करते हैं। अब देखो हमें मास दिया हुआ है, ठीक है, और फोर्स भी दी है। फोर्स की दिखाओ, फोर्स कितनी आ गई 8, और मास कितना है, ठीक है, मास कितना दिया है हमें, मास दिया हुआ है यहाँ पर 2 kg। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव में होगा क्योंकि रिटार्डेशन लगी हुई है, रोकने के लिए लग रहा है। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा -4। अब हमें क्या निकालने को बोला है, हमें निकालने को बोला है कि आप निकालिए कि डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। तो v² - u² से भी कर सकते हैं हम, = 2as। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो गई। इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, स्टार्टिंग में जब हम कही थी कितनी वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी 0 थी, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, ठीक है, जैसे u मान लेते 10 मीटर पर सेकेंड थी, तो 10 का स्क्वायर हो गया, 2 हो गया, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई, 2 हो गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई -4, और डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, और 4 दूनी कितना हो गया -8, और s हमें चाहिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, s किसके बराबर आ गया 100 / 8। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 12.5 मीटर। तो आंसर क्या आ गया 12.5 मीटर। तो इसका आंसर क्या होगा 12.5 मीटर। अगला क्वेश्चन आया है कि एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट टाइम। जब भी आपको एरिया क्वेश्चन आए तो एक याद रखना, फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, वर्क के बराबर। अगर यही क्वेश्चन आपको आया होता फोर्स टाइम, तो फोर्स को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आना था, तो इम्पल्स आना था। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए एरिया अंडर, आपको क्वेश्चन आ जाए एरिया अंडर, आपको क्वेश्चन आ जाए एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, तो क्या हो जाता है वर्क। और अगर आपको पूछे एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ क्या देगा, तो वो देगा इम्पल्स। क्लियर होगी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मोमेंटम किसके बराबर होता है, वो होता है मास इंटू वेलोसिटी के बराबर। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos ऑफ थीटा। तो आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि वर्क किसके ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स के ऊपर, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर और एंगल के बीच में, ठीक है। इम्पल्स क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम। तो अगर इसके यूनिट पूछ लेगा तो क्या हो जाएगी, न्यूटन सेकेंड। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे पूछा है अ चाइल्ड पुशेस ए टॉय विद अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, यानी कि आपको क्या दे दिया है, फोर्स दे दी है 50 न्यूटन, और आपको दिया है पावर, पावर निकालने को बोला है। तो पावर के 2 फार्मूले होते हैं, वर्क पर यूनिट टाइम या फिर फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब देखो फोर्स तो आपको दी हुई है, फोर्स कितनी दी हुई है 50 न्यूटन। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना दिया है 2 मीटर, और टाइम कितना दिया है 50 सेकेंड। 50 से 50 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 2 वाट। तो पावर कितना आ गया 2 वाट। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम एक एक चीज समझेंगे इसमें, ये पेपर में बहुत आता है। क्वेश्चन आया है कि इफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, हम पूरा कंसेप्ट समझते हैं कि होता क्या है। हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, ये लेसन बहुत बार आता है, p² / 2m। दूसरा क्वेश्चन आपको क्वेश्चन आएगा कि, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन आएगा लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी, लाइट बॉडी एंड हैवी बॉडी हैव सेम मोमेंटम, सेम मोमेंटम which have more kinetic energy, which have more kinetic energy। दूसरा आता है लाइट बॉडी, सेम क्वेश्चन, लाइट बॉडी एंड सेम बॉडी हैव सेम काइनेटिक एनर्जी विच हैव मोर मोमेंटम। ये भी बहुत बार आता है। तो याद रखना लाइट बॉडी हैवी बॉडी का अगर
काइनेटिक एनर्जी सेम है। देखो पहले क्या लिखा है, मोमेंटम सेम है, तो हम ऐसे लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी सी इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर ओवर 2m। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम है, पहले क्या दिया है, मोमेंटम सेम है, तो इसको ऐसे मान लो, ये इसको छुपा दो, ये है ही नहीं, हमें मतलब ही नहीं है इससे, मान लो इसको छुपा दिया हमने, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो गई, 1/2m, यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी, मास। जिस चीज़ का मास ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा कम होगी, ठीक है, जिसका मास ज़्यादा होगा। तो हैप्पी बॉडी का मास ज़्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा। तो याद रखना लाइट बॉडी इसका आंसर होगा। अगर काइनेटिक एनर्जी पूछा होगा तो लाइट बॉडी। अगर वैसे ही दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता कि हम काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो पी स्क्वायर किसके बराबर आ जाना, 2m, यानी कि p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। जिस चीज़ का मास ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। तो मास किसका ज़्यादा होता है, हैवी बॉडी का, तो हैवी बॉडी का मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। क्लियर होगी बात। अब देखो क्वेश्चन क्या हुआ है, इफ द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 50%। अब 50% का मतलब क्या होता है, 50% का मतलब होगा 1/2, यानी कि पहले 2 था अब बढ़ गया है, ठीक है। पहले कितना था मोमेंटम, पहले क्या था, मोमेंटम बढ़ा रहे हैं ना, ठीक है, मोमेंटम को 50% बढ़ा दिया, तो मोमेंटम को 50% बढ़ाते हैं, तो पहले 2 था अब कितना हो गया, 3। तो बोले अब मान लेते हैं इसको P1 मान लेते हैं, इसको P2 मान लेते हैं। अब इसने क्या बोला, हम क्या कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी कैसे वेरी कर रही है। तो देखो काइनेटिक एनर्जी हम ऐसे लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, आपको पता है पी स्क्वायर ओवर 2m। अभी हम मास को रहने देते हैं, हम ऐसे लिखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी, पी स्क्वायर के बराबर। अब हम क्या कर रहे हैं, पी का स्क्वायर कर दो, पी का स्क्वायर कितना हो गया, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो अब काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी होगी, 4, इसकी कितनी होगी 9। अब बढ़ी कितनी, जैसा हम निकालते हैं ना परसेंटेज इंक्रीज निकालते हैं, तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकलेगा, परसेंटेज इंक्रीज निकलेगा। परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब कितना हो गया 9 में से 4 माइनस कर दो। स्टार्टिंग में कितनी थी पहले काइनेटिक एनर्जी, 4 थी, इंटू कर दो 100, तो कितना आ गया, 9 में से 4 गया 5 डिवाइड बाय 4 इंटू 100, तो 25 इंटू 5 कितना आ गया 125%। तो कितना हो जाएगा 125% इंक्रीज करेगी। क्लियर होगी बात। तो कितना आ जाएगा 125% क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट एंगुलर वेलोसिटी। तो याद रखना एंगुलर वेलोसिटी से क्वेश्चन बहुत आता है, हम एक एक एंगुलर वेलोसिटी निकाल के देखेंगे। देखो मिनट हैंड होता है, तो हम क्या करेंगे, जो एंगुलर वेलोसिटी होती है वो होती है 2π/t। तो सबसे पहले किसकी निकालेंगे हम, मिनट हैंड की। तो देखो मिनट हैंड लिखेंगे, तो मिनट हैंड हो गया, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, 2π, 1 मिनट में जो कितने मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। देखो पहले हम 1 मिनट, मिनट हैंड पूरा चक्कर लगाने में कितने सेकंड लगाती है, ठीक है। मिनट हैंड जो है वो कितने मिनट लगाती है, 60 मिनट लगाती हैं। 60 मिनट है तो सेकंड में कितना हो जाएगा, 60 इंटू 60, यानी कि 2π डिवाइड बाय 2 से काटेंगे 3, 30 हो गया, 6 कितना हो गया 18, तो π/180, 1800। क्लियर होगी बात, ये हो गई। अब मान लेते हैं हम आवर एंड की निकालते हैं। आवर हैंड कितने घंटे लगाती है, पहली बात 2π, एक पूरे कितने घंटे लगाएगी, पूरे 12 पे पहुंचने में कितने घंटे लगाएगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि आपको 12 में कितने, ये पेपर में बहुत बार आता है, ये चीज़ें आपको पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आएंगी ही आएंगी, ठीक है। आपको पूछ लेगा कि बताओ आवर एंड और इसमें कितना होता है, ठीक है। आपको पूछेगा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी से भी आपको पेपर में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी निकाल के देखते हैं हम, क्या करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी निकाल के देखते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये निकाल ली हमने, आवर एंड की निकाल दी। अब आवर एंड मतलब एक जो घड़ी की सुई है वो कितना टाइम लगाती है, 12 घंटे लगाती है, 60 मिनट भी लगाती है और 60 सेकंड भी निकालती है, तो ये आवर एंड की होगी। इसके बाद
जो अर्थ रोटेशन होगी वो कितना हो जाएगा, 2 पाई डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, अर्थ अपर एक्सिस पे 24 घंटे लगाती है, ठीक है, 24 घंटे लगाती है। 24 घंटे के साथ कितने लगाती है, 60 गुना 60 गुना 60 भी करना पड़ेगा, क्योंकि 24 घंटे तो हैं, ठीक है, 24 घंटे तो वो घूम ही रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी हमें। तो याद रखना कि जिसका टाइम पीरियड, अब देखो वैसे सन का निकाल सकते हैं, तो आपको पेपर में ऐसे आ जाएगा, सन में लगाने में कितने दिन लगाती है, 365 दिन। तो 365 दिन तो वो लगेगी। उसके बाद कितना लगेंगे, 365 के बाद 24 घंटे, हर 24 घंटे, 24 घंटे के बाद 60, फिर 60, ठीक है। इस सेट को कम कर देते हैं। तो देखो जिसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, जिसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, उसकी वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। इसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा और इसका टाइम पीरियड कम होगा। जिसका टाइम पीरियड कम होगा यानी कि जो कम समय लगाएगी उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो अब देखो सबसे कम किसकी होगी, फिर सबसे ज़्यादा किसकी होगी, एंगुलर वेलोसिटी मिनट हैंड की होगी। क्यों, क्योंकि मिनट हैंड क्या करती है, मिनट हैंड सबसे कम समय लगाती है। जिसका समय कम लगेगा उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो किसका आ गया ये। अगर आपको पूछा होता कि हाईएस्ट एंगुलर वेलोसिटी किस, लोवेस्ट किसकी होनी थी, तो लोवेस्ट होती रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। कई बार न्यूमेरिकल पूछ लेता है कि व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए मिनट हैंड, तो मिनट हैंड की पूछेगा तो कितना आ जाएगा, 2 पाई डिवाइड बाय 1800, यानी कि पाई बाय 1800 आ जाता है। अगर आपको आवर हैंड की पूछेगा तो वो भी लिख लेना, सेकेंड हैंड पूछेगा तब भी निकाल लेना। तो ऐसे होता है। आगे आपको क्वेश्चन आया है, अ रिंग एंड डिस्क हैव सेम मटेरियल, सेम मास, सेम रेडियाई, रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो देखो याद रखना, रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमेशा ज़्यादा होता है देन डिस्क। तो आंसर क्या आ जाएगा, रिंग। रिंग हैज़ मोर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये तो बेसिक क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बोला एक डाइपर है, अब मैं समझाता हूँ इसको एक पिक्चर के हिसाब से। जैसे ये पिक्चर है, ये पिक्चर है, बोला क्या है इसने बोला है कि जैसे ये क्या कर रहा है, ये अपनी बॉडी को क्या कर रहा है, जब उसने बोला, यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हम बॉडी को जब जंप मारते हैं तो अपनी बॉडी को क्या करता है, इस पॉइंट पे देखिए आप, इस पॉइंट पे क्या कर रहा है ये, ठीक है, इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, यहाँ पेन नहीं चल रहा है, ये देखो यहाँ पर ये अपनी बॉडी को क्या कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। जहाँ पर ये अपनी बॉडी को इकट्ठा कर रहा है, तो यहाँ पर जहाँ पर बॉडी को इकट्ठा कर रहा है, जब बॉडी को वो जो कर्ल करता है, जैसे यानी कि कर्ल का मतलब होता है इकट्ठा करना, जैसे ये सबसे वो हाईएस्ट पॉइंट पे क्या कर रहा है, अपनी बॉडी को इकट्ठा कर रहा है। जब वो इकट्ठा करता है, जब इकट्ठा करता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है और मोमेंटम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, अ डाइवर जंपिंग फ्रॉम ए स्प्रिंग बोर्ड, स्प्रिंग बोर्ड से जंप कर रहा है, ठीक है, एयर में। जब वो अपनी बॉडी को कर्ल कर रहा है, यानी कि जैसे मैंने यहाँ हाईएस्ट पॉइंट पे बताया, यहाँ पर उसने बॉडी को क्या कर लिया है, इकट्ठा कर लिया है। जब वो बॉडी को इकट्ठा करता है यानी कि वो आर को कम कर रहा है, आर कम होता है, ठीक है, आर कम होता है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम होता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम हो जाएगा। अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया तो याद रखना एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। क्लियर होगी बात। अगर वो कर रहा है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होना चाहिए, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो होना चाहिए वो डिक्रीज करना चाहिए। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो रहा है यहाँ पर, डिक्रीज, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर वो अपनी बॉडी को, अगर यही क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करता और अगर वो अपनी बॉडी को फैला देता, ठीक है, कर्ल कर रहा है, कर्ल की जगह फैला देता, मान लो वो लास्ट में क्या होता है, आप देखो जब लास्ट में पड़ता है तो अपनी बॉडी को सीधा कर लेता है। जब वो सीधा करता है तो क्या होता है, सीधा करेगा तो आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा यानी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कर जाएगा तो ओमेगा क्या हो जाएगा, मतलब एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर होगी बात। तो जब भी याद रखना, जैसे आपको क्वेश्चन आता है, ये भी आ सकता है क्वेश्चन में, कि जैसे हम रोटेटिंग टेबल है, ठीक है, रोटेटिंग टेबल पे क्या कर रहे हैं, रोटेटिंग टेबल है एक, ठीक है, रोटेटिंग टेबल ऐसे मान लो ये है, एक बंदा यहाँ खड़ा है, उसने अपनी बाजुओं को फैला दिया। जब बाजुओं को फैला रहा है तो आर बढ़ रहा है, जब आर बढ़ रहा है यानी कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर रहा है, इंक्रीज करेगा।
तो जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जैसे वो बाजू को अंदर करेगा तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कर जाएगा, कम कर जाएगा, और ओमेगा क्या यानी कि एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो ऐसे भी आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है। आगे पूछा है इन द रेफरेंस ऑफ अर्थ, रेफरेंस की, अब देखो ये जो होता है इसको हम बोलते हैं पोल, ये क्या होगा हमारा पोल, ये क्या आ गया हमारा सेंटर ऑफ अर्थ, और ये क्या आ गया हमारा, ये हमारा आ गया इक्वेटर। अब देखो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कहाँ होती है, वो पोल के ऊपर होती है। जीरो सेंटर पे कितनी होती है, जीरो होती है, और इक्वेटर पे क्या होती है, मिनिमम होती है। तो बस यही पूछा था उन्होंने। तो देखिए सबसे ज्यादा जहां देखो कि जहां पर G2, ये इसको माना है G2, इसको माना है G1, इसको माना है G3, सबसे जीरो कहां पे, देखो सबसे कम कहां होगी, G3 पे, सबसे कम कहां होगी, ठीक है। तो देख लीजिए, कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि देखो सबसे ज्यादा कहां हुई, G2 पे, यानी कि पोल G2 की सबसे ज्यादा कहां पर है, एक ही ऑप्शन में, बाकियों में तो है ही नहीं। तो आंसर क्या आ गया, ये वाला, ठीक है। आंसर क्या आ गया, ये वाला। क्लियर होगी बात। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक फिगर दी हुई है, ये दी हुई है, बोले आपने ये एरिया दिया हुआ है, ये एरिया, तो केपलर का लॉज ऑफ मोशन दिया है, केपलर का जो लॉज ऑफ मोशन है वो क्या बोलता है, केपलर लॉज ऑफ मोशन बोलता है इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। कि इक्वल एरिया जो होता है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये केपलर का सेकंड लॉ बोलता है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर इसने ये एरिया कवर किया है तो टाइम भी उतना ही लगेगा, यानी कि अगर इसने इस एरिया ने एक्स टाइम, एक्स एरिया कवर किया है, इसने 2x किया है, तो अगर टाइम t1 दिया है तो ये कितना करेगा, ये 2 गुना ही करेगा, जितना टाइम इसने लगाया उतना टाइम वो लगाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, t1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ t2। अगला क्वेश्चन आया है फॉर ए सैटेलाइट, एक सैटेलाइट है जो मूव कर रहा है, एक सैटेलाइट इज मूविंग अराउंड इट, ठीक है, अर्थ के अराउंड मूव रहा है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो याद रखना काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होती है Gm और मास ऑफ अर्थ ओवर रेडियस ऑफ अर्थ, और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, ठीक है, नहीं ये पोटेंशियल एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, वो होती है हाफ ऑफ Gme ओवर RE, ठीक है। वैसे तो हम लें तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो नेगेटिव में होती है, लेकिन यहाँ पर हमारा नेगेटिव पॉजिटिव कंसेप्ट नहीं है, तो हम बस इसकी रेशियो निकालनी है। तो रेशियो किसकी पूछी है, काइनेटिक एनर्जी को किससे डिवाइड कर दो, पोटेंशियल एनर्जी से, किसके बराबर आ गया, हाफ ऑफ Gmme ओवर RE ओवर Gmme ओवर RE, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो रेशियो क्या आ गया, 1:2। तो आंसर क्या आ गया, 1:2। आगे पूछा है स्फेरिकल क्यों होता है, वो सरफेस टेंशन की वजह से होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आ सकता है कि सरफेस टेंशन कैसे वेरी करता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या करता है, सरफेस टेंशन बढ़ जाता है, ऐसे वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। आगे पूछा है फारेनहाइट में दिया है, इफ द टेम्परेचर इन फारेनहाइट इज 1977 डिग्री फारेनहाइट, सेल्सियस में कितना होगा। तो हमें पता है फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है फारेनहाइट दिया हुआ है 77 इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो हम क्या करेंगे, 77 में से इसको ले आएंगे यहाँ पर -32 कर देंगे, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9/5 डिग्री सेल्सियस। तो 7 में से 2 चला गया 5, और 7 में से 3 गया 4, इज इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे 45 गुना 5 डिवाइड बाय 9, तो 9 से काटेंगे, 9 पंजे 45, 5 पंजे कितना हो गया 25 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर कितना आ जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है तो टोटल एनर्जी ऑफ ए
पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो टोटल एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और हमें दिया है पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो यहाँ क्या दिया है, व्हेन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसमें जो वाई होता है वो डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अब यहाँ क्या दिया है, डिस्प्लेसमेंट कितनी दे दी है, हाफ दे दी है। तो हम क्या करेंगे, ए वाई 2 कर देंगे, ठीक है। तो टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो गई, हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर एम ओमेगा स्क्वायर। अब वाई की वाई लिखा हुआ है तो वाई को क्या लिखना है, हमने वाई को क्या दिया, मैंने हाफ कर दिया है। तो ए वाई ए स्क्वायर वाई कितना आ गया, 4 आ जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ये किसके बराबर दी है, ये टोटल एनर्जी है, तो इसको मान लेते हैं हम ई है। अब यहाँ लिखा है हाफ ऑफ, क्या करना है हमें, हाफ ऑफ एम ओमेगा स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइड बाय 4 दिया हुआ है, ठीक है। अब हाफ ऑफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर किसके बराबर है, ये टोटल एनर्जी के बराबर है। तो ई माइनस क्या आ जाएगा, ई वाई 4। तो ये किसके बराबर हो गया, यहाँ कर देंगे 4 ई माइनस ई वाई 4, यानी कि कितना आ गया, 3 ई वाई 4। तो आंसर क्या आ गया, 3 ई वाई 4। क्योंकि यहाँ पर क्या ए स्क्वायर बाई 2 आ गया, क्योंकि ए बाई 2 भरेंगे तो ए का स्क्वायर हो गया, 2 दूनी कितना हो गया 4, तो ए स्क्वायर बाई कितना आ गया 4, तो ई वाई 4। ये सारा ही क्या हो गया, ये ई हो गया, ई को 4 से डिवाइड कर दिया तो 3 वाई 4। अगला क्वेश्चन आगे पूछा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ह्यूमन हार्ट इज 1.25 नंबर ऑफ हार्ट बीट। तो हार्ट बीट कैसे निकालते हैं, बस फ्रीक्वेंसी को जी दी होगी, उसको क्या करना है, मिनट दिया है तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करना रहेगा, सेकंड में कर दो। तो 125 इंटू 60 डिवाइड बाय 100, तो जी 6 से 0 कैंसिल हो गया। तो अगर करेंगे तो 125 इंटू 6 0 3 12 13 14 15 5 1 6 कम 6 1 7, तो कितना आ गया 75, कितना आ जाएगा 75। आगे पूछा है स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम, अभी बताया मैंने कितनी होती है 0। अगर आपको एयर में पूछेगा तो एयर में कितनी होती है, ये होती है। आगे आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगी 0। आगे ये क्वेश्चन ही गलत था, ये होना नहीं था। अगर हम करते तो ऐसे करते, लेकिन इस हिसाब से उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया था, ठीक है, इसका ऑप्शन नहीं था, तो ये सारा ही गलत था, ठीक है। अगर हम करते तो यहाँ से निकल जाना था। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो के क्यू ओवर आर स्क्वायर के बराबर होती है। तो हमें 3 के दिया होता है, के कितना होता है 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू चार्ज कितना दिया हुआ है 3, और डिस्टेंस कितना दिया है 5, 5 का स्क्वायर कितना आना 25। इसको काट के जो भी आंसर आना था वो हमारा आंसर आना था। क्लियर होगी बात। अब लास्ट क्वेश्चन 1-2 बचे हुए हैं, वो कर लेते हैं पहले। अब देखो यहाँ पर हम बोला हुआ है कि 2 माइक्रोफैराडे के लगाए हुए हैं, तो मान लेते हैं हम सीधा ऑप्शन पे जाते हैं, वाकई करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, तो इसका पैरेलल में लगाते हैं तो सीधा जुड़ जाता है, तो कितना आ जाएगा 10। तो 1/10 और उसमें क्या जोड़ दो 1/2 और फिर क्या जोड़ दो 1/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ गया 10। तो यहाँ आ गया 1 और यहाँ क्या आ गया 5 और यहाँ क्या आ गया 5, तो कितना आ गया 11/10। उल्टा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10/11। तो आंसर क्या आ जाएगा फिर ये वाला। आगे पूछा है इन इलेक्ट्रिकल डाइपोल को अगर गॉसियन सरफेस के अंदर रखा होता है तब क्या होता है, तब 0 होती। अगर वैसे पूछा होता तो इलेक्ट्रिकल फील्ड E.ds जो होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, Q/ε0 के बराबर होता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिकल फ्लक्स ऐसे पूछा होता तब। आगे पूछा है एरिया ऑफ ए रेजिस्टेंस, जैसे R = किसके बराबर होता है ρ/L/A। अब हमें क्या बोला है कि एरिया इफ द एरिया ऑफ ए रजिस्टर इज डबल, एरिया को डबल कर दो, तो R किसके बराबर हो गया, एरिया को डबल कर दिया और लेंथ को क्या कर दिया हाफ कर दिया, तो लेंथ को हाफ कर दीजिए। तो R किसके बराबर हो जाएगा ρ/L/, 2 × 2 कितना हो गया 4 × A। तो R किसके बराबर आ गया ρ/L/A
इंटू 1/4, तो आर किसके बराबर हो गया 1/4 आर डैश, तो कितना हो जाएगा 1/4 टाइम्स। आगे पूछा है, ये रजिस्टर क्वेश्चन ही गलत था, लास्ट क्वेश्चन। किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ अभी बताया मैंने, फर्स्ट में चार्ज होता है और सेकंड में क्या होता है एनर्जी। फर्स्ट में चार्ज और सेकंड में क्या होता है एनर्जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।